नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे कैसे कल जुमे की नमाज से पहले कड़ी चौकसी में है शहर के शहर। साथ ही दिखाएंगे क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट का काला सच और क्यों पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। बात करेंगे एनपीआर की भी। रात 9:27 पर खोज खबर स्पेशल में देखिए डर्टी पॉलिटिक्स का डिटेंशन सेंटर। कौन सा डिटेंशन सेंटर है ये हम आपको बताएंगे और इस पूरे विवाद की पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में डोडा के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। भारी नुकसान का अनुमान। असम के गुवाहाटी में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। अस्पताल के करीब भीषण आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। पूर्वी दिल्ली के कैनाल रोड पर एक कार में लगी आग। आग पर दमकल की 2 गाड़ियों ने काबू पाया। बाल बाल बची कार सवार की जान। वायुसेना का बहादुर होगा रिटायर। करगिल में पाकिस्तान को पस्त करने वाले फाइटर जेट मिग-27 की कल होगी आखिरी उड़ान। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। पुंछ के कृष्णा घाटी में तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। नागरिकता कानून को लेकर फिर प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाला मार्च। मुंबई में बहुजन अघाड़ी ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ हिंसा पर पुलिस का एक्शन। जगह जगह आरोपियों के पोस्टर चिपकाए गए। 110 लोगों को नुकसान की भरपाई का भेजा गया नोटिस। कानून व्यवस्था के मद्देनजर यूपी के कई शहरों में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा पर योगी सरकार सख्त। सभी हिंसक प्रदर्शनों की एसआईटी जांच के आदेश। बिना सबूत नहीं होगी किसी की गिरफ्तारी। एनआरसी पर एनडीए में बढ़ी तकरार। एजीपी के बाद अकाली दल ने भी किया विरोध। सांसद नरेश गुजराल ने कहा एनआरसी से मुस्लिमों में बढ़ेगी असुरक्षा की भावना। एनपीआर को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। चिदम्बरम का पुराना वीडियो ट्वीट कर बीजेपी ने एनपीआर को बताया कांग्रेस की देन। चिदम्बरम बोले एनपीआर में एनआरसी की नहीं थी की गई थी कोई बात। डिटेंशन कैंप को लेकर पीएम के बयान पर राहुल के ट्वीट से गरमाई सियासत। बीजेपी ने पीएम के अपमान का लगाया आरोप। महाराष्ट्र का इकलौता डिटेंशन सेंटर हुआ बंद। एनआरसी पर उद्धव ठाकरे सरकार के ऐतराज के बाद लिया गया फैसला। अरविंद केजरीवाल ने की मिशन दिल्ली की शुरुआत। टाउन हॉल मीटिंग में जनता से किया सीधा संवाद। का भ्रष्टाचार मुक्त शासन की वजह से दे पा रहे हैं फ्री सुविधाएं। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। पीएम मोदी समेत करोड़ों लोगों ने देखा दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण। पवित्र नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा पाठ भी किया गया। दशाश्वमेध घाट में हुई गंगा आरती। दुबई में दिखा सबसे खूबसूरत नजारा। एक रिंग की तरह नजर आया सूर्य। रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया। दिल्ली में जाली नोटों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा। आरोपियों के पास से 5 लाख के नकली नोट बरामद। 1.5 लाख के जाली अमेरिकी डॉलर भी जब्त। यूपी के महोबा में गो तस्करी का पर्दाफाश। गांव वालों ने ट्रक के कंटेनर से छुड़ाए गोवंश। तस्कर मौके से फरार। एयर इंडिया ने सरकारी एजेंसियों को टिकट देने से किया इनकार। कहा पहले 268 करोड़ का बकाया चुकाए एजेंसियां। क्रिसमस पर चिली में तबाही का मंजर। 2 पहाड़ियों पर बसे 200 से ज्यादा मकानों में लगी भीषण आग। हजारों लोग हुए बेघर। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ी हिमदर्शन एक्सप्रेस। कांच की बनी छत और खिड़कियों से सैलानी ले रहे हैं कुदरत का नजारे का आनंद। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर में डल झील का पानी भी जमा। भीषण ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में फुटबॉल का जोश चरम पर। फुटबॉल लीग का आनंद उठाने के लिए श्रीनगर में उमड़ी लोगों की भीड़। सपना चौधरी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा।
देश दुनिया की अहम खबरों के बाद अब बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून पर घमासान की। कल जुमे की नमाज है, लिहाजा देश भर के संवेदनशील शहरों में चौकसी बढ़ाई गई है। खासकर यूपी में कड़ी चौकसी की गई है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को यूपी के तमाम शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध के नाम पर हिंसा हुई थी, और वो भी धारा 144 के बीच। पहले लखनऊ में बवाल हुआ और अफवाह की आग गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक फैल गई। लिहाजा अगले 24 घंटे में कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़े, इसके लिए शहर शहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाह छोड़ो, भारत जोड़ो। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर कई जिलों में इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं ताकि कोई भी उपद्रवी विरोध प्रदर्शन के नाम पर भीड़ को गुमराह न कर पाए। यूपी सरकार के ताजा फैसले में जिन जिलों में इंटरनेट सेवा रोकी गई है उनमें गाजियाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, आगरा, बुलंदशहर, सीतापुर, बिजनौर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा रोकी गई है। बुलंदशहर में 28 दिसंबर तक रोक लगी है। वहीं लखनऊ को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस, आरएएफ और पीएसी की टीमें तैनात की गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। शहर शहर बवाल मचाने वालों की अब शामत आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में वो सभी चेहरे कैद हो चुके हैं जिन्होंने हिंसा की आग भड़काई। पूरे यूपी में पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी में हिंसा में अब तक क्या हुआ। 10 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस पर फायरिंग पर 327 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 1113 आरोपियों की गिरफ्तारियां की गई है, जबकि 5558 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि हिंसा में 19 लोगों की मौत हुई है और 228 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सोशल मीडिया पर 19,409 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपत्तिजनक पोस्ट पर 93 एफआईआर और 124 गिरफ्तारियां हुई हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैलाई गई अफवाह और अब अफवाह की आड़ में पूरे देश में फैलाई गई हिंसा और आगजनी की तस्वीर को दुनिया ने देखा। सीएए के नाम पर मचाए गए उपद्रव और दंगे की आग ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को झुलसाया। पुलिस पर हमला कर सरकारी संपत्तियों को स्वाहा कर दंगाइयों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, लेकिन अब पुलिस पूरी तरह सतर्क और एक्शन में है। यूपी में पुलिस लगातार दंगाइयों की पहचान कर उनसे नुकसान वसूली के अभियान में जुट गई है। सीएए को लेकर यूपी के रामपुर में हुई हिंसा की ये तस्वीरें पिछले शनिवार की हैं। जुमे के दिन यानी 20 दिसंबर से यूपी में जबरदस्त आगजनी और हिंसा शुरू हुई, जिसे संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब हालात काबू होने के बाद पुलिस पूरे एक्शन में है। पुलिस ने दंगाइयों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। पुलिस ने जांच के लिए दंगे वाली जगहों की दुकानों को भी सील कर दिया था, जिन्हें अब एक एक कर खोला जा रहा है। रामपुर में हुए दंगे और उपद्रव के बाद प्रशासन की तरफ से 28 लोगों को 14 लाख से ज्यादा की वसूली के नोटिस दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दंगे के वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने में जुटी है। जिन लोगों के तथ्य पाए गए हैं कि उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, 21 दिसंबर को उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया। एक असेसमेंट भी भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां 19 दिसंबर को हुई हिंसा के आरोपियों की पहचान के लिए लखनऊ पुलिस ने पूरे शहर में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगवाए हैं। 19 दिसंबर को लखनऊ में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के आरोप में लखनऊ पुलिस 150 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। हालांकि उनकी तस्वीरें पुलिस के पास हैं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, तमाम स्टिल फोटोग्राफ्स के माध्यम से पुलिस ने वो तस्वीरें हासिल कर ली हैं और लोगों से अपील करी है कि इनके नाम और पते पुलिस को बताएं, जिससे कि जो वायलेंस के आरोपी हैं उन्हें भी जेल भेजा जा सके। पिछले सप्ताह हुए दंगे के बाद लखनऊ की पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने लखनऊ को जलाने वाले 4 दर्जन दोषियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी लगभग 46 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी हमारे कुछ आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो भी उपद्रव हुआ है उसमें हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के परिवर्तन चौक में दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा था। पिछले सप्ताह गुरुवार और शुक्रवार को जिस तरह पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए पुलिस बल पूरी तरह सतर्क है। कल शुक्रवार और जुमे के दिन को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
भारत के नागरिकता कानून पर पाकिस्तान बहुत प्रवचन दे रहा है। ईश निंदा कानून वाला पाकिस्तान इंसानियत और मानवाधिकार का ढोल पीट रहा है, मगर उसके मुल्क में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं को कैसे दोयम दर्जे का बाशिंदा समझा जाता है, ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के लोग ही कहते हैं। ताजा मामला है पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का, जिन्हें हिंदू होने की वजह से सजा दी गई, उनका अपमान किया जाता रहा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। एक टीवी शो में शोएब ने खुलासा किया कि दानिश कनेरिया हिंदू थे, इसीलिए पाकिस्तानी टीम में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। शोएब ने यह भी बताया कि टीम के खिलाड़ी उनसे कहते थे कि दानिश कनेरिया खान के साथ खाना क्यों खाते हो। सोचिए, जिस स्पिनर ने पाकिस्तान को न जाने कितने मैच जितवाए हों, उसके साथ ऐसा सलूक हो तो समझा जा सकता है कि आम हिंदू बाशिंदों के साथ क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में एक टीवी शो के दौरान शोएब अख्तर ने सनसनीखेज खुलासा किया, जिस पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अब पर्देदारी में जुट गया है। क्या कहा था शोएब अख्तर ने, ये आपको दिखाते हैं। टीवी शो में शोएब अख्तर ने खुलासा किया कि दानिश हिंदू था, इसलिए उसके साथ नाइंसाफी हुई। कुछ प्लेयर्स को तो इस बात पर एतराज था कि वो हमारे साथ खाना क्यों खाता है। हमारे देश में गेंदबाज अन्याय का शिकार हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। इसीलिए नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नई जिंदगी देने की कोशिश की गई थी, मगर सियासी अखाड़े में हल्ला बोल जारी है। नागरिकता कानून पर शोर थोड़ा कम हुआ तो एनपीआर पर संग्राम छिड़ गया है। एक छोर से ओवैसी सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ से कांग्रेस, वो कांग्रेस जिनकी सरकार में एनपीआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। साल 2010 वाले उसी अध्यायों को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि कांग्रेस के दिग्गज बताएं कि एनपीआर पर विरोध का आधार क्या है। The NPR camps anyway have to be held because we have to sweep the whole population. The NPR camp will take place. The household census data is the basis. Everybody must attend the camp in the first camp. Those who are unable to attend the first camp will be required to attend the second camp. If one or two people are left out even in the second camp, individual notice will be given to him to come to the Taluk office on a particular day and enroll in NPR. The NPR process is for the purpose of issuing the resident card, which eventually will lead to a citizenship card later. यूपी राज में पी चिदम्बरम ने इस अंदाज में एनपीआर की पूरी एबीसीडी दुनिया के सामने रखी थी। जनगणना में एनपीआर से क्या फायदा होगा, क्या प्रक्रिया है, साल 2012 में एनपीआर की पूरी बात तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने देश को बताई थी। इसी वीडियो को आधार बनाकर बीजेपी अब कांग्रेस पर सवालों के तीर चला रही है कि एनपीआर प्रक्रिया शुरू करने वाली कांग्रेस के सुर अब क्यों बदल गए। हमने वो वीडियो भी रिलीज किया है पार्टी के ट्विटर फोरम के माध्यम से, जहां चिदम्बरम साहब खुद प्रथम महिला हिंदुस्तान की, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल जी जो राष्ट्रपति थी, उन महामहिम के घर में खड़े होकर उनको प्रथम कार्ड देने का काम किया था। सोनिया गांधी जी को एनपीआर का दूसरा कार्ड मिला था। उस समय सब ठीक था। अब वही प्रक्रिया, द डिकेडल प्रोसेस टेक्स नाउ, इट बिकम्स बैड। दिस इज नथिंग बट रूमर मॉन्गरिंग. दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कांग्रेस इज लेफ्ट विथ नो अदर इश्यू टू अटैक द मोदी गवर्नमेंट. सो फैन, फ्यूएल, रूमर्स, डिस्टॉर्ट एंड डिस्ट्रॉय. साल 2010 में पहली बार एनपीआर का प्रोसेस शुरू हुआ था और जुलाई 2012 से इसे लागू किया गया था। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब देशवासियों को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपना ब्यौरा दर्ज कराना पड़ा और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसकी शुरुआत की थी। मनमोहन सरकार की एनपीआर प्रक्रिया से बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब तलब किया तो सफाई देने खुद पी चिदम्बरम सोशल मीडिया पर उतर आए। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे खुशी है कि बीजेपी ने 2010 में शुरू हुए एनपीआर की एक वीडियो क्लिप जारी की। कृपया इसे सुनिए। हम देश के सामान्य नागरिकों की बात कर रहे हैं, नागरिकता पर नहीं, निवास पर जोर है। इसके बाद पी चिदम्बरम ने एक और ट्वीट किया कि यूपीए और एनडीए की एनपीआर प्रक्रिया में अंतर क्या है। हर सामान्य निवासी को अपने धर्म या जन्म स्थान से बेपरवाह होना चाहिए। एनपीआर ने 2011 की जनगणना की तैयारी का समर्थन किया। एनआरसी का कोई उल्लेख नहीं था। एक और पी चिदम्बरम ने जवाब देने की कोशिश की तो दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया कि मोदी सरकार ने कब कहा है कि एनपीआर में एनआरसी का जिक्र है। सवाल क्या जोड़े गए हैं? आपका जन्म स्थान और आपके माता पिता का जन्म स्थान बता देने से क्या कोई आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वह सिर्फ एक जानकारी के तहत लिया जा रहा है और जो स्वयं आपको देना है इसके लिए आपको कोई प्रमाण नहीं देना। अब सवाल है कि 10 साल पहले जिस एनपीआर से कांग्रेस देश को फायदा गिना रही थी
अब उस पर विवाद क्यों है? तो देखिए, कांग्रेस ने अप्रैल 2020 से शुरू हो रही एनपीआर प्रक्रिया के किस कॉलम को आधार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। चीजों की बुनियादी फर्क है। इफ फादर, मदर एंड स्पाउस आर नॉट एन्यूमरेटेड इन दिस हाउस होल्ड और नॉट अलाइव, राइट देयर नेम्स अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ। अगर जो है उस घर में जो व्यक्ति है उसके साथ में उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो उसकी भी डिटेल इसमें मांगी जा रही है। ये एडिशन है। ये क्यों मांगी जा रही है? आपको तो जरूरत है सिर्फ जो वहां पर साधारण निवासी है उसका नाम और उसका पता और उसके बारे में डिटेल जानने के लिए। उसके फादर गांव में रहते हैं, मदर गांव में रहती है, या उसकी वाइफ कहीं पे रहती है, उसकी डिटेल यहां पर क्यों मांगी जा रही है? देश में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में जमकर शोर शराबा हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर सवाल उठाए हैं। आर्मी चीफ ने छात्रों को आगाह किया है कि किसी भी अफवाह से दूर रहें, साथ ही अफवाह फैलाने वालों को नसीहत भी दी है। इधर आर्मी चीफ का बयान आया, उधर विरोधी खेमे ने लपक लिया। सवाल है कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सियासत तेज हो गई है। We are witnessing in a large number of university and college students the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. जनरल बिपिन रावत की इसी टिप्पणी पर सियासी बवंडर मचा हुआ है। सरकार के विरोधी राजनीतिक दल और नेता आर्मी चीफ की इस टिप्पणी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आर्मी चीफ बिपिन रावत हेल्थ केयर लीडरशिप समिट को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लीडरशिप की चर्चा करते हुए कहा कि लीडर वो नहीं होता जो लोगों को गलत दिशा में ले जाता है, बल्कि वो अपने साथ के लोगों को सही दिशा में ले जाता है और उनकी चिंता करता है। लीडर इज वन पर्सन who leads you in the correct direction, gives you the right advice and then ensures that you care for the people you lead. इसी दौरान उन्होंने छात्रों के आंदोलन की भी चर्चा की और आंदोलन की अगुवाई के तरीके को गलत बताया। लेकिन ये बात सरकार के विरोधी नेताओं को चुभ गई और उन्होंने तत्काल ही इस पर अपनी राय भी जाहिर कर दी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार पर निशाना साधा। आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था तो अगर ये इनके बयान वो भी गलत है। फिर वहीं सरकार की सहयोगी जेडीयू ने भी जनरल रावत के बयान से असहमति जताते हुए उन्हें राजनीतिक वक्तव्यों से बचने की सलाह दी। श्री बिपिन रावत जी के वक्तव्य से असहमत हो, सेना प्रमुख होने के नाते उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दूरी बनाए रखनी चाहिए। दिल्ली की सर्द फिजा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की धन्यवाद रैली के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह मिशन दिल्ली पर उतरे। उन्होंने केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजनाओं पर तंज कसा, साथ ही रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाए। जवाब में केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि साल 2020 फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिजली पानी कॉलोनी पर सियासी बिसात बीत चुकी है। झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी का फोकस दिल्ली पर है। 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी शंखनाद से इशारा मिल गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरने जा रही है, जहां सीधा मुकाबला सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से है। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल सरकार पर चढ़ाई की थी, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर सीधे अरविंद केजरीवाल आ गए। कांग्रेस की संस्कृति से भी आगे भी एक नई संस्कृति चालू हुई। मोदी जी ने सबको मजबूर किया है कार्य संस्कृति का फॉलो करने के लिए, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल ऐसे हैं कि जो नई नई चीजें करते रहते हैं। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत करी, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना,
किसी का कराया है अपने नाम का थप्पा लगा देना। दिल्ली चुनाव के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। बात बात पर मोदी शाह की जोड़ी पर हमले करने वाले अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीधे हमले से परहेज कर रहे हैं। ये बात अलग है कि केजरीवाल को छोड़ उनकी पूरी पार्टी नागरिकता कानून से लेकर एनपीआर तक केंद्र सरकार पर सवालों के तीर चला रही है। वहीं केजरीवाल पीएम मोदी के अंदाज में कैंपेन को धार दे रहे हैं और जनता की अदालत में मुफ्त बिजली, पानी और वाईफाई के फायदे गिनवा रहे हैं। तो आपकी सरकार फायदे में चल रही, आपके टैक्स नहीं बढ़ाए और उसके बावजूद भी आपकी सारी चीजें फ्री कर दी। तो कैसे कर दी? पैसा कहां से आया? ईमानदारी से। बिल्कुल सही कहा आपने, ईमानदारी से। अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है, तो जो पैसा चोरी हुआ करता था वो सारा पैसा बचा लिया। बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उरी में सीजफायर उल्लंघन के बाद पुंछ सेक्टर में गोलीबारी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बुज़दिल और कायर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी उसके सैनिक घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो कभी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। सरहद पर एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना करतूत सामने आई जब इमरान खान की बुज़दिल सेना ने बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की। पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। उरी में पाक सेना की ओर से तोप के गोले और मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान की नापाक साजिश में सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गए। वहीं पाक की गोलीबारी में 2 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्थ कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन। उड़ी के सिलीकोट और चुरुंडा इलाके में पाकिस्तान ने हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, जिसमें अभी तक इंडियन आर्मी का एक जवान शहीद हुआ है और साथ ही एक सिविलियन औरत भी मारी गई है। वहीं पाकिस्तान लगातार नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन करता आ रहा है, जिसकी रिटेलिएशन इंडियन आर्मी कल से ही कर रही है। अभी खबर ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान रिटेलिएटरी एक्शन में मारे गए हैं। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने माना है कि जवाबी कार्रवाई में उनके 2 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि देवा सेक्टर में नायब सूबेदार कंदेर और सिपाही एहसान की मौत हुई। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बॉर्डर को लेकर देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सेना किसी भी हालात का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। बॉर्डर को लेकर सारे देश को पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि जो भी आवश्यक होगा वो सब करेगी। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल खमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा से लगे हाजी पीर का दौरा किया था। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तान की किसी भी साजिश का वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने मोर्चा कुछ इस कदर संभाला कि पाकिस्तान के सैनिकों की लाशें बिछा दी। अगली रणनीति भी सेना ने तैयार कर रखी है, ताकि अगर पाक का नापाक फन उठे तो उसे समय रहते ही कुचला जा सके। वीडियो सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो खोज खबर स्पेशल में फिलहाल एक ब्रेक। आगे आपको दिखाएंगे डिटेंशन सेंटर पर क्यों मचा है सियासी हंगामा। खोज खबर स्पेशल में।